नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह एक सीरीज प्रारंभ की गई है जो मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं तथा इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अभी सन 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें भी हम पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को आप जरूर देखें। इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इन वीडियोस को देखिएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 का पेपर 2, जिसमें हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे आज। इसके पूर्व में हम क्वेश्चन 3 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन 4 के विषय में बात करते हैं। देखिए, पेपर 2 में क्वेश्चन संख्या 4 जो है ये मूलतः संस्कृत भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, अर्थात आपको ये प्रश्न जो है संस्कृत भाषा में प्रेजेंट करना होता है, संस्कृत में लिखना होता है। अब ये जो प्रश्न है वैसे तो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपकी भाषा मजबूत है तो आप इस प्रश्न को लिख भी सकते हैं। लेकिन इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, इसमें जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने वो मूलतः मुक्त काव्य है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं नीति काव्य भी इसमें शामिल हो गए, गीति काव्य भी इसमें शामिल हो गए, खंड काव्य भी एक तरीके से वो विधा भी इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें 5-7 काव्य हैं जो जिनका अध्ययन आपको करना होता है। ठीक है, और ये प्रश्न संस्कृत भाषा में ही आपको लिखना होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि संस्कृत भाषा में ये प्रश्न लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न में ही कहा गया है कि अर्थस्थानानां विवेचनं संक्षेपेण संस्कृत भाषायां एव देवनागरी लिप्याम एव च कर्तव्यम। नीचे निर्दिष्ट किए गए विवेचन को संक्षिप्त रूप से संस्कृत भाषा में ही अथवा संस्कृत भाषा में ही या देवनागरी भाषा में ही करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं वो आपको संस्कृत भाषा में करने होते हैं, हालांकि ये प्रश्न कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य जानकारी आपको मिली गई होगी प्रश्न से संबंधित। अब इसमें पहला प्रश्न है, पंचतंत्रे राजनयः लोकनयस्य प्रतिपादितौ इति मतं संयुक्तिकं समीक्षिताम्। अर्थात पंचतंत्र में जो पंचतंत्र है इसमें राजा का कानून या राजनय का मतलब है राजा का कानून, और लोकनयस्य लोगों का कानून या लोगों के जो भी है कानून। ठीक है, तो राजा का कानून और लोगों का कानून का प्रतिनिधित्व करता है। इस मत के विषय में आपको समीक्षा करनी, इस मत के विषय में बताना। अब देखिए, पंचतंत्र में जो भी कथाएं दी गई हैं या जो भी कहानियां दी गई है वो एक तरीके से शिक्षा पर आधारित है। और चूंकि पंचतंत्र नामक शब्द से ही ऐसा ज्ञात हो जाता है कि इसमें मूलतः 5 तंत्र हैं। ठीक है, इसमें मूलतः 5 तंत्र हैं पंचतंत्र में। तो इसमें वो 5 तंत्र हैं, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय एक कथा है, लब्ध प्रणाश एवं अपरिचित कारक। इन कथा और कहानी, इनके अंदर भी कहानी के अंदर भी कहानी आपको मिलेंगी। और मूलतः ये जो है पंचतंत्र, इसमें पात्र मनुष्य नहीं है अपितु जानवर या पशु पक्षी होते हैं, तो उनके माध्यम से नीतिगत शिक्षाएं दी गई है। इसीलिए इस तंत्र का अर्थ है नीति युक्त शासन विधि। पंचतंत्र का एक ऐसा ग्रंथ है, पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नीति युक्त शासन विधि के पंचतंत्र तहत गुरु बतलाए गए हैं। और पंचतंत्र की विशेषता यह है कि इसकी प्रत्येक कथा शिक्षाप्रद है। इसकी कहानियां एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक तंत्र की मुख्य कथा तो एक ही है, किंतु उसे सबल बनाने के लिए इसके साथ कई अन्य और कथाएं भी चलती हैं। तो इस प्रकार से ये कथा जो है नीति पर आधारित है। पंचतंत्र जो है नीति पर, राजनीति पर या लोक कानून पर आधारित है। इसमें मूलतः 5 तंत्र है, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारक। ये किस प्रकार से शिक्षाप्रद है वो आपको यहाँ पर बताना है। और राजनीतिक रूप से जो कवि ने इस पंचतंत्र में बताया है
कि किसी भी मित्र को या किसी भी मित्र के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि किसी के साथ में भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी जो बातें हैं इन्होंने पशु पक्षियों और जानवरों के माध्यम से प्रस्तुत की है। अब शिक्षा प्रदेश में क्या है, तो शिक्षा पद से मैं बात करूं, जैसे एक उदाहरण देती हूँ आपको। लब्ध प्रणाश, मैंने आपको इसके 5 भेद बताए, मित्र भेद, मित्र प्राप्ति को काकुल किए, लब्ध प्रणाश और अपरिचित कारक। तो लब्ध प्रणाश इसका अर्थ है जो प्राप्त था वो नष्ट हो गया, अर्थात मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण प्राप्त हुई वस्तु को भी गंवा देता है, जैसे मगरमच्छ हाथ में आए वानर को गंवा देता है। तो ये इसमें एक कहानी आती है मगरमच्छ की, उसकी जो भी है आपने अध्ययन की होगी, नहीं भी की होगी, तो ये मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। इस प्रकार से राजनीतिक रूप से भी इसमें जो है कथाएं देखने को मिलती है, किंतु वो एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है, तो आपको एक तरीके से शिक्षा ही देती है। ठीक है, तो ये आपको इस युक्ति की या इस उक्ति की समीक्षा करनी है। अगला प्रश्न है अमरुक शतक से काव्य वैशिष्ट्यम विविच्यताम, अर्थात अमरुक शतक का काव्य वैशिष्ट्य अथवा सौंदर्य अथवा वैशिष्ट्य आपको बताना है। ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया काव्य सौष्ठव का मतलब आपसे इसका काव्य सौंदर्य पूछा जा सकता है, काव्य वैशिष्ट्य पूछा जा सकता है। तो आपको वही चीज लिखनी, सौष्ठव का मतलब एक तरीके से ये है, शब्द आपने पकड़ लेना है कि इस शब्द का क्या मीनिंग है और उसमें किस तरीके की चीजें प्रस्तुत की जा सकती हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ इस अमरुक शतक के विषय में ही बात नहीं कर रही हूँ, चाहे महाकाव्य से संबंधित ले लीजिए या किसी भी ग्रंथ से संबंध ले लीजिए, वो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए काव्य वैशिष्ट्य या काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य, तो उस प्रकार से आप इसको उसका मीनिंग एक ही। ठीक है, काव्य वैशिष्ट्य मतलब काव्य की विशेषता बतानी है, काव्य सौष्ठव मतलब उसके जो सौष्ठव है शब्द अर्थ वो बताने हैं। ठीक है, सौंदर्य मतलब उसका अलंकरण, तो एक तरीके से वो वैशिष्ट्य ही हो गया। अब देखिए, आपको पता है अमरुक शतकम जो है ये मूलतः अमरुक कवि की रचना मानी जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा है, मैंने क्लासेस में भी आपको बताया था। अमरुक की ये कविता ये जो है ग्रंथ उनका माना जाता है। इसकी कहानी में कथा वस्तु में नहीं जाना चाहूंगी, इसके काव्य वैशिष्ट्य के विषय में पूछा है तो बता सकते हैं कि इसकी भाषा जो है अत्यंत प्रासादिक है, प्रांजल तथा प्रभावपूर्ण है। इसकी भाषा शुद्ध वैदर्भी रीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ है इसमें, मूलतः सभी जगह देखा जाए तो यह पूरा अमरुक शतकम श्रृंगार पर आधारित काव्य माना जाता है। ये श्रृंगार पर आधारित ही है। जब आप इस कथा वस्तु या स्टोरी सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसको ज्ञात, आपको इसका अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस संपूर्ण काव्य में श्रृंगार रस के विविध पक्षों को उपस्थित किया गया है अमरुक कवि के द्वारा। संयोग वियोग के श्रृंगार का विभिन्न दशाओं में वर्णन करते हुए महाकवि अमरुक कहते हैं कि हे प्रिय, हाँ नाथ, मानिनी इत्यादि उपागमों से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों में इसके पद्य जो है विपुल रूप से उद्धृत हैं, विशेष रूप से काव्य भेद, नायिका भेद और अलंकारों के उदाहरण के रूप में। तो उस विषय में आपको बताना है, इसके रस बता दीजिए और भाषा शैली किस प्रकार से प्रयोग की गई है, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसकी प्रशंसा आनंदवर्धन ने भी अपने ध्वनि आलोक में की है। ठीक है, वहां पर इन्होंने चर्चा की है अमरुक शतक की कविता अत्यंत मनोहारिणी है, एक एक छंद में भाव, रस और अर्थ का प्रबंधवत सन्निवेश हुआ है। अमरुक की ये रचना प्रेमी से देखे भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों का समाहार करती है। इसमें प्रेम और श्रृंगार के सभी पक्षों का यथार्थ रूप से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रेम और श्रृंगार, तो ये पूरा जो ग्रंथ है अमरुक शतक अमरुक द्वारा लिखा गया श्रृंगार पर आधारित है। इसका काव्य वैशिष्ट्य आपको रस, छंद तथा इसके जो पद है प्रांजल हो गए, प्रासादिक हो गए, भाषा शैली प्रवाहपूर्ण हो गई, ठीक है, प्रवाह युक्त और वैदर्भी रीति हो गई, ये चीजें आपको इसके अंतर्गत प्रस्तुत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक काव्येषु राजतरङ्गिण्या किमपि विशिष्टं स्थानम् इति एतद् वचः परीक्ष्यताम्, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में राजतरंगिणी
किस प्रकार से कुछ भी विशिष्ट स्थान रखती है, इस वचन के परिरक्षण करना है, इस वचन के विषय में आपको बताना है। ठीक है, संक्षिप्त रूप से उत्तर प्रस्तुत करना है, कहने का मतलब। अब देखिए, ऐतिहासिक काव्य के विषय में बात की जा रही है, तो ऐतिहासिक काव्यों में राजतरंगिणी का क्या विशिष्ट स्थान है तो बताइए, वही चीज आपको बतानी। अब राजतरंगिणी के विषय में मैंने आपको क्लासेस में बताया था, ये एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित ग्रंथ है या आधारित काव्य है। इसमें मूलतः भारत का एक जो पक्ष भारत का एक जो क्षेत्र है, विशेष रूप से कश्मीर आप बोल सकते हैं, ठीक है, वर्तमान में कश्मीर, तो कश्मीर की ऐतिहासिक घटना पर आधारित ये पूरा संपूर्ण राजतरंगिणी है, जो मूलतः संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। ये एक सर्वप्रथम ऐसा काव्य था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इतिहास की घटना पर आधारित। ठीक है, इसमें स्वयं कवि मानते ये कल्हण की राजतरंगिणी है, तो कल्हण ने स्वयं को कवि मानते हुए काव्य के आरंभ में कहा है कि कवि की वाणी अमृत रस का भी तिरस्कार करती है। अमृत को केवल पीने वाला ही अमर होता है, जबकि कवि की वाणी से स्वयं कवि तथा वर्णनीय पात्र दोनों अमर बन जाते हैं। और इसी वाणी में कल्हण कहते हैं कि वन्द्यः कोऽपि सुधास्य अंध स्कंदी स सुखवे गुणः येन आयातिह यशः काले स्थैर्यं स्वस्य परस्य च। उन्होंने अपने युग के राजाओं के परस्पर संघर्ष को देखा, जब उस समय संघर्ष का दौर चल रहा था। अब व्यवहित पूर्ववर्ती राजा हर्ष के दुष्कर्मों और अत्याचारों के विषय में सुना था, इनसे उन्हें विरक्ति हो गई थी और उन्होंने शांत रस को इस काव्य में मुख्य स्थान दिया है, अर्थात ये शांत रस पर आधारित। अब देखिए, प्रश्न है कि राजतरंगिणी किमपि विशिष्टम स्थानम, तो राजतरंगिणी में कौन सा ऐसा विशिष्ट स्थान है, क्या ये विशिष्ट भी है? तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस संपूर्ण राजतरंगिणी को कल्हण ने सौंदर्य से भरना आवश्यक नहीं समझा है। उन्होंने इसकी रचना वैदर्भी शैली में की है तथा अनुष्टुप छंद का बहुल प्रयोग किया, अर्थात अधिक प्रयोग किया है। गति तथा प्रवाह से संपन्न भाषा शैली का कल्हण ने यहाँ पर विशिष्ट रूप से प्रयोग किया है एक तरीके से। और कवि ने इसकी विशेषता क्यों है? इसकी विशेषता इसलिए भी है क्योंकि कवि ने अपने काव्य के पात्रों को किसी वर्ग में न रख करके व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ चित्रित किया है। कहने का मतलब यह है सीधा सा, ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष में रहकर के कवि ने इस संपूर्ण ग्रंथ की रचना की, नहीं, जो एकदम सत्य है, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो कैसा भी हो, उन्होंने सत्य बात कही है। ठीक है, किसी के पक्ष में रह करके इन्होंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। जैसे आपको उदाहरण दूं तो वे ऐतिहासिक पात्र हैं जिसमें यथार्थता विद्यमान है। हास्यास्पद, नीच है तो उसको नीच कहकर संबोधित किया है, उग्र है तो उसको एकदम उग्र कोटि का बताया है, शांति प्रिय है तो उसको वैसा बताया है, प्रजापालक है, ठीक है, वैसा राजा है तो उसको वैसा बताया है, स्वार्थी है, राजा में स्वार्थ के गुण भी है तो स्वार्थ के गुण भी बताए। ऐसा नहीं है कि राजा के वहां पर सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा की जा रही हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो वास्तविक चीज है वो बताई है, उसके गुण बताए तो उसके अवगुण भी कहीं न कहीं उन्होंने बताए, सत्यता बताई है एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने उदात्त सभी प्रकार के पात्रों का चित्रण उन्होंने इस काव्य में किया है। एक और निर्दय और दुराचारिणी किंतु चतुर और कर्मठ रानी दिद्धा का सजीव चित्रण कल्हण ने किया है। दिद्धा, इसमें रानी का चित्रण मिलता है। जो दिद्धा रानी थी वो अच्छी भी बताई गई है और उसके कुछ अवगुण है तो वो अवगुण भी बताए गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये इस प्रकार से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है संपूर्ण संस्कृत साहित्य में या संस्कृत साहित्य जगत में, और इतिहास पर आधारित है। ऐतिहासिक काव्यों में ये एक ऐसा काव्य माना जाता है जो सर्वप्रथम लिखा गया था, जिसकी जब रचना हुई तो वो भी संस्कृत में ही हुई थी। ठीक है, तो यही विशिष्टता आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न का क्या तात्पर्य है और लिखना कैसे है वो आपको ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, किंतु फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।